जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 9 टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी होती थी, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रणाली कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता का अन्नगार कैसे होते थे, हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार कैसे होते थे, और इतनी विकसित जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका किस कारण से पतन हो गया। तो ये 9 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, और जितने भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं 9 टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे पुरातत्व का मतलब होता है भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन मानव के अतीत का अध्ययन। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरातत्व से संबंधित। संस्कृति का मतलब होता है संस्कार। सभ्यता का मतलब होता है मानव विकास का सूचक। सर्वेक्षण का मतलब होता है किसी स्थान का आधिकारिक निरीक्षण। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष की अवधि का सूचक। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। उत्खनन, जमीन से खोदकर निकालना ही उत्खनन कहलाता है। नगरीकरण, ग्राम से नगर बनने की जो प्रक्रिया होती है वो नगरीकरण कहलाती है। अवशेष, वह जो बचा रहे या शेष बाकी रहे। लिपि, लिखने की क्रिया या लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। मृदभान, मिट्टी के बर्तन को मृदभान कहते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक ये माना जाता था कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है, और इन प्राचीन सभ्यताओं में चीन भी एक प्राचीन सभ्यता है। तो ये जो चारों सभ्यताएं जो थी, ये चारों सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच में हुआ था इस सभ्यता का विकास। चीन की सभ्यता का विकास हुआ था हांगो नदी के किनारे, और हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु और हाकरा नदी के किनारे इसका हुआ था। अब बात करते हैं आखिर इसको खोजा कैसे गया। तो 1853 से 1856 के बीच में लाहौर से लेके कराची के बीच में लाइन बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, और ये रेलवे लाइन बिछाने का जो काम था वो जॉन और विलियम नामक 2 बंधुओं को दिया गया था, 2 भाइयों को दिया गया था, जिसको बर्टन बंधु भी कहते हैं। तो एक समय ऐसा है जब रेल लाइन में सपोर्ट के लिए पत्थर की कमी पड़ गई, तो लाहौर से कुछ ही दूर के करीब में एक टीला दिखा। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ से उस टीले से पत्थर निकलवा कर मंगवाना शुरू किए और उसके सपोर्ट के तौर पर लगाना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ समय के बाद उनको एहसास हुआ कि ये जो पत्थर जो है ये काफ़ी प्राचीन समय का पत्थर है। तो बाद में जब इस पर ध्यान दिया गया और 1921 में दयाराम सहनी ने जब प्रथम बार इस हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया, तब ये बात निकल के आई कि यहाँ पर पहले कोई प्राचीन सभ्यता थी। तो चूँकि सबसे पहला उत्खनन जो हुआ था वो हड़प्पा में ही हुआ था, इसलिए जैसे ही ये चीज़ प्रकाश में आई, यहाँ पर कोई सी सभ्यता का अस्तित्व है, तो हड़प्पा के नाम से ही उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसके बाद जैसे ही उत्खनन का काम शुरू हुआ तो लोगों को लगा से आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी खुदाई की जा सकती है और इसके नए स्थल प्राप्त होंगे। तो फिर 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंध में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया, जो कराची के करीब पड़ता है। यहाँ पर भी खोजे गए। तो जैसे जैसे स्थलों का खुदाई होता गया वैसे वैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार का भी पता चलता गया। अब चूँकि जैसे जैसे खुदाई हो रही थी नए नए स्थल प्राप्त हो रहे थे, तो उसी स्थलों में एक है कालीबंगन, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगन, जो राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1960 में बी लाल एवं थापर के द्वारा। 1995 में SR राव द्वारा लोथल में उत्खनन किया गया, और वहाँ पर भी सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नगर के अवशेष मिले थे।
और जो लोथल जो है वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे हैं। ठीक इसी प्रकार का धौलावीर एक स्थान है जहाँ गुजरात में जो मनहर और मनसन नदी के किनारे है। तो ये धौलावीर में भी खुदाई की गई थी जहाँ 1990 में, और यहाँ पर भी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए थे। इन सब खुदाइयों के अलावा भी खुदाइयाँ हुई थी, कहीं कहीं पर दोबारा खुदाइयाँ हुई थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1938 में मैके के द्वारा की गई थी, जहाँ पर विस्तृत इसका उत्खनन किया गया था। और 1946 में REM द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। 1938 में मोहनजोदड़ो में किया गया था और 1946 में हड़प्पा में उसका उत्खनन किया गया था। तो जैसे जैसे ये उत्खनन होता गया नए नए जगह पर, वैसे वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लोगों के सामने आता गया। इसके अलावा भी कई जगहों पर इसका उत्खनन किया गया है। अगर बात करें से हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बाद कितने ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो अब तक 1400 के करीब में स्थल खोजे जा चुके हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, जिसमें अफ़गानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए हैं, पाकिस्तान में 475 और भारत में 925 के करीब में। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया गया होगा। अगर इसमें कुछ अगर बाकी रह गया हो कुछ समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन कर दें, ताकि मैं अगले वीडियो में पुनः इस चीज़ को कवर कर सकूँ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो अपना टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो त्रिभुजाकार में हुआ था। उसका जो विस्तार हुआ था वो त्रिभुजाकार आकार में हुआ था। सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1500 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक लगभग 1200 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था। इतना दूर तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अभी तक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीमा तक ढूंढे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो विस्तार था वो कितना बड़ा था, वो कितने बड़े स्थलों पर इसका विस्तार फैला हुआ था। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं। एग्ज़ाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस प्रश्न पर बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है, क्योंकि इस जो है ये विवादास्पद प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो संस्थापक थे वो द्रविड़ थे, क्योंकि हड़प्पा और द्रविड़ नीतियों तथा दोनों के धार्मिक मान्यताओं में समानता थी। तो चूँकि द्रविड़ और हड़प्पा के लोगों की जो नीतियाँ थी और धार्मिक मान्यताएं थी, दोनों में समानता पाई जाती थी। इसी कारण से कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो द्रविड़ लोगों की वजह से हुआ है। अब कुछ विद्वानों का मानना है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता मानते हैं। वैदिक जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता के कारण हुआ है, क्योंकि आर्य की आरंभिक बस्तियां सप्त सिंधु प्रदेश में ही थी, यानी पहले ही सिंधु घाटी के किनारे इनकी प्रारंभिक बस्तियां थी। तो उनको ये मानना है कि इन्हीं के वजह से हड़प्पा सभ्यता की भी विकास हुआ होगा। मार्टिन हिलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना एवं विकास सुमेरी यानी मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण है। ये जो सुमेरी या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उस सभ्यता के प्रभाव के कारण हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है, इसी वजह से इसको विवादास्पद प्रश्न कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है? जब कोई अपने मन के विचारों को बताना चाहता है तो वो उसको लिख के बताता है, बोल के बताता है। तो प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता के समय में लोगों के मन में जो विचार आते थे, लोगों के मन में जो भावनाएं आती थी, वो अपने विचारों और भावनाओं को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। तो उस वक्त की जो लिपि होती थी वो पिक्टोग्राफ तथा चित्रमात्मक होती थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी।
इस पद्धति को बुस्टोफेडन कहा जाता है। अब दिक्कत क्या था, इस लिपि से संबंधित कोई भी बाकी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं जिससे इसको पढ़ा जा सके। यही कारण है कि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा पाया है। इस लिपि के जो मूल अक्षर थे वो 60 थे और इन्हीं मूल अक्षरों से बाकी अक्षरें बनती थी, जो कि मुहरों और मृदभान की मिट्टियों पर पाए गए थे। तो ये जो थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो इसके बारे में जैसे आपने समझ पाया कि ये पिक्टोग्राफ और चित्रनात्मक लिपि होती थी। दूसरा पॉइंट इसमें निकल के आ रहा है, यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्टोफेडन पद्धति कहते हैं और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस लिपि के मूल अक्षरों की संख्या कुल संख्या 60 थी। तो ये मुख्य टॉपिक है जिसको आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा और ये भी जो सवाल है हड़प्पा सभ्यता की लिपि से संबंधित सवाल, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो महत्वपूर्ण एक सवाल है वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर प्रणाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण प्रणाली है बहुत ही विख्यात प्रणाली थी, क्योंकि इसका जो नगर का जो निर्माण था वो बड़े सुव्यवस्थित ढंग से हुआ था और इसकी विशेषता को आप इन पॉइंट के आधार पर देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई घर बना दिए, कहीं भी कोई नाला बना दिया, ऐसा नहीं था। एकदम सुव्यवस्थित ढंग से कहाँ घर बनेगा, कहाँ नाला निकाला जाएगा, एकदम सुव्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण किया गया था। प्रत्येक नगर नदी के किनारे अथवा उसके निकट बसा हुआ था। क्यों बसा हुआ था, इसके कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि शुरुआती समय में लोगों का जो मुख्य जीविकोपार्जन का जो साधन होता था वो कृषि होता था। तो नदी के किनारे नगरों का निर्माण करने से एक फ़ायदा क्या होता था, से उन्हें उपजाऊ मिट्टी मिल जाता था खेती करने के लिए। दूसरा, जो अपने व्यक्तिगत चीज़ों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बाकी कामों के लिए भी जल की उपलब्धता हो जाती है नदी से। इसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नदियों का इस्तेमाल होता था, साथ ही साथ व्यापार करने के लिए भी नदियों का इस्तेमाल होता था। यही कारण है कि आप इससे पहले भी चर्चा हो चुका है कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं सभी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं और सभ्यता से संबंधित जितने भी नगर ढूंढे गए हैं, प्रमुख स्थल ढूंढे गए हैं, वो सब के सब किसी न किसी नदी के किनारे थे। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर प्रणाली का जो एक विशेषता है वो है प्रत्येक नगर जो था वो नदी के किनारे था या उसके निकट बसा हुआ था। तीसरा जो पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण 2 स्तरीय था, यानी 2 स्तर पे उसका निर्माण होता था। जैसे कि ऊंचे स्तर पे जितने भी मकान बने हुए थे उसमें कच्चे ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको दुर्ग कहा जाता था। और निचले स्तर पे यानी बराबर जगह पर जिन भवनों का निर्माण किया जाता था उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिसको शहर कहा जाता था। भवनों के निर्माण में पक्की और एक माप की ईंटों का इस्तेमाल किया था, यानी जो बराबर स्तर पे जो ज़मीन पे जो जिन भवनों का निर्माण होता था उसमें पक्की और एक माप की ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिससे वो देखने में खूबसूरत होती थी। उसके अलावा नगर निर्माण में सड़कों, गलियों तथा गंदा पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया था। जैसा कि आज के समय में हम लोग देख पाते हैं, अपने शहरों में देख पाते हैं, ऐसे शहरों में पक्की सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं और हर घर के पानी को निकालने के लिए, हर घर के पानी जो निकलता है वो किसी न किसी बड़े नाले से जाके मिलता है, जिससे उसकी निकासी हो पाती है। तो इस तरह की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के समय में भी थी। एक और इसके अंदर पॉइंट है वो है नगर को सुरक्षित रखने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहरी आक्रमण से नगरों को बचाने के लिए क्या करते थे, उसकी घेराबंदी करते थे, यानी ऊंची ऊंची दीवारें नगरों के चारों तरफ खड़ी कर देते थे ताकि इससे बाहरी आक्रमण से अपने नगरों की रक्षा की जा सके। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ये भी सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो सवाल आता है वो आता है हड़प्पा सभ्यता के अन्नगार कैसे होते थे, या हड़प्पा सभ्यता के अन्नगार की क्या विशेषता थी। तो उसका कुछ जवाब इस तरह है। सिंधु घाटी की सभ्यता में अन्नगार का विशेष महत्व था। इन्हें गढ़ी यानी ऊंचाई पर बना इमारत यानी जो भवन ऊंचाई पर बना होता था उसी के अंदर ये अन्नगार बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो के अन्नगार का आकार सबसे बड़ा था। यह करीब
45.72 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर था। हड़प्पा में अन्नगार के पास खुले फर्श पर 2 कतारों में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे भी बने मिले। इनका उपयोग फसलों की दौरी के लिए किया जाता था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, से आज के समय में जिस तरह हम जो अन्न उपजाया जाता है उस उपजाए हुए अन्न को रखने के लिए हम उसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के समय में भी लोग करते थे। उस अनाज को स्टॉक करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे, ताकि उसको समय समय पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हड़प्पा सभ्यता के अन्नागार से संबंधित जो सवाल आते हैं उसका जवाब आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है अक्सर एग्ज़ाम में, हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार। इसका जो जवाब है वो है मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यानी जो सबसे विशाल जो भवन बना था वो स्नानागार था। बड़े इसका साइज जो होता था बहुत बड़ा होता था। यह दुर्ग के भीतर बना एक आयताकार जलाशय था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मतलब है जलाशय था। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। यानी जो आयताकार जो जलाशय था उसके चारों ओर गली था, ताकि उस गली से उस जलाशय तक जाया जा सके। ये जो जलाशय था, इस जलाशय का जो लंबाई था वो करीब 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और गहराई जो था वो 2.5 मीटर था। इस जल कुंड में अंदर प्रवेश करने के लिए दक्षिण और उत्तर सिरे की तरफ ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यानी इस जलकुंड में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण और उत्तर दिशा की तरफ दरवाज़ा होता था और वो दरवाज़ा ऊपर से नीचे की ओर जाता था। फर्श के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी जहाँ जो फर्श बना हुआ था उस जलाशय का, जहाँ पर बैठ कर लोग स्नान करते थे, उस फर्श का निर्माण जो किया गया था पक्की ईंटों से किया गया था, ताकि वहाँ पर कोई किसी तरह का फिसलन न हो। जलाशय के 3 ओर 2 मंजिले कमरे बने हुए थे, जिसमें संभवतः पुरोहित रहते थे। एक कमरा में कुआं बना हुआ था जिसका जल जलाशय में आता था। यानी जो जलाशय बना हुआ था उस जल कुंड में साफ पानी को पहुंचाने की व्यवस्था कहाँ से होती थी? कुआं से होती थी। और जब वो जलाशय का पानी जब गंदा हो जाता था तो फिर उस पानी को निकासी के लिए भी एक बड़े नाले की व्यवस्था उसके करीब में ही की गई थी। तो आप देख पा रहे हैं से जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्नानागार थे वो कितने विकसित रूप से उसको बनाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि मोहनजोदड़ो कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। अब विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, इसका ये अनुमान किस तरह से लगा रहे हैं? मोहनजोदड़ो से मिले नर कंकालों के अवशेष, जहाँ तहाँ बिखरे हुए अस्थियाँ और आभूषण के आधार पर विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता के विनाश विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हुआ था। तो उनका ये मानना है से इन कारणों से कुछ लोगों का मानना है से हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ होगा वो विदेशी आक्रमण के कारण ही हुआ होगा। अब कुछ विद्वान का ये मानना है से हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाढ़ की वजह से हुआ है। अब इसके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। यानी जब बाढ़ आती है तो उस पर मिट्टी चढ़ती जाती है, तो वो परत दिखता है, खुदाई के समय वो परत दिखता है। तो इसके आधार पर वो अनुमान लगा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया था वो बाढ़ के कारण हुआ था। अब अगला जो कारण है वो देखते हैं, जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों का मानना है कि जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन आया। कृषि के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण नगरों में लोगों का पलायन होने लगा और अंत में सभ्यता का पतन हो गया। यानी बहुत ज़्यादा जब जंगलों का कटाई हो गई तो मौसम परिवर्तन होने लगा और वर्षा में अनियमितता आ गई, जिसकी वजह से कृषि कार्य बाधित होने लगा, कृषि कार्य खराब होने लगा। तो उसके वजह से क्या हुआ, सब लोग नगरों से निकल के फिर गाँव की तरफ पलायन करने लगे। इसके वजह से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इसके अलावा और दो पॉइंट और भी है, उसको भी देख लेते हैं।
प्रशासनिक शिथिलता, यानी नगरों के निर्माण में जो शुरुआती स्तर पे जो एक प्रशासनिक तौर पे जो नियम कानून बनाए गए थे, उसमें कहीं न कहीं अंतिम चरण में ढील आने लगी, जिसके वजह से क्या हुआ, सब मकानों का जो निर्माण होने लगा वो ठीक से नहीं होता था, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होता था, उसमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। पांचवा जो टॉपिक है वो है महामारी, यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि ये महामारी के कारण इसका हो गया होगा। जैसे कि अमेरिका के इतिहास का KUR कैनेडी के विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खुदाई के दौरान, तो उस खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पे अलग अलग विद्वानों का ने अपना अपना मत दिया है, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था, ये अपना लास्ट पॉइंट था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और इसमें अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई है, कुछ बाकी रह गई या समझने में कोई दिक्कत हो गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में जो भी कमियां रह गई हैं उसे मैं पूरा कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर 12th क्लास से संबंधित जितने भी विषय हैं आर्ट्स के, उससे संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं, तो जब भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।